दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हम अपने ही गुरूर में इतने अंधे हो जाते हैं कि सामने खड़ी हुई फरिश्ता जैसी इंसान को भी हम चोर समझ बैठते हैं। और जब सच्चाई का पर्दा उठता है तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी रूह तक हिला देगी। एक अनाथ लड़की की कहानी जिसे एक अमीर औरत ने अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा, उस पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन जब उस अनाथ लड़की का असली चेहरा सामने आया तो उस अमीर औरत की दुनिया ही उल्ट गई। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक आईना है हमारे समाज का। ये कहानी आपको बताएगी कि किसी इंसान को उसके कपड़ों से, उसकी हैसियत से, उसकी गरीबी से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मिट्टी में भी हीरा छुपा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी। और हाँ, कहानी के आखिर तक ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि अंत में जो खुलासा होगा वो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। चैनल पर नए हैं तो असरदार हिंदी कहानियाँ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अवनी मेहरा है और मैं इस शहर की सबसे रईस औरतों में से एक हूँ। मेरे पति राजवीर मेहरा इस पूरे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारा बंगला किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं। 20 कमरों का आलीशान घर, संगमरमर के फर्श, झूमर जो रात को तारों की जगह जगमगाते हैं, और बाहर खड़ी 8-8 महंगी गाड़ियाँ। मेरी एक ही बेटी है तन्वी, मेरी जान, मेरा गुरूर, मेरा अहंकार, सब कुछ। 19 साल की मेरी बेटी इस शहर की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसने कभी मिट्टी का स्वाद नहीं देखा, कभी पैदल नहीं चली, कभी आम लोगों की भीड़ में खड़ी नहीं हुई। और राजवीर मेरे पति एक अजीब से इंसान, दौलत के समंदर में बैठे होने के बावजूद उनका दिल इतना नरम था कि किसी की भी आहट सुनकर पिघल जाते थे। सड़क पर अगर कोई भिखारी रो रहा होता तो वो अपनी कार रुकवा कर उसके आंसू पोंछने उतर जाते। मुझे उनकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं अक्सर उनसे झगड़ती, राजवीर आप क्यों इन कीड़े मकोड़ों पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, ये लोग तो हमारी जुतियों के बराबर भी नहीं हैं। और वो हर बार एक ही जवाब देते, अवनी, इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके दिल से होती है। एक दिन तुम्हें भी ये बात समझ आएगी। मैं हंस पड़ती, सोचती ये राजवीर भी ना बहुत भोले हैं, दौलत से बड़ा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था कि एक दिन यही बात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बनेगी। बात उस दिन की है जब आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। मैं अपनी ड्राइंग रूम में बैठी अपनी सहेली नैना से फ़ोन पर बात कर रही थी। मेरी आवाज़ में वो कड़कपन था जो सिर्फ अमीर औरतों में होता है। नैना, तुम मुझे बता रही हो कि मैं उस सस्ती सेल में जाऊं? मेरी तो चप्पलें भी वहाँ से नहीं आती। मेरे कुत्ते भी जो खाना खाते हैं वो इम्पोर्टेड होता है, और तुम चाहती हो मैं वहाँ जाऊं? मैंने ज़ोर से फ़ोन रखा और अपने महंगे सोफ़ा पर बैठकर ठंडा जूस पीने लगी। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मेरा दिल खुश हो गया। मैंने सोचा राजवीर ऑफिस से जल्दी आ गए होंगे। मैं मुस्कुराते हुए बाहर निकली, लेकिन जैसे ही मैंने सामने देखा, मेरे चेहरे की मुस्कान ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। राजवीर अकेले नहीं आए थे, उनके पीछे एक लड़की खड़ी थी। एक कमज़ोर सी, दुबली पतली, सादे से सूती सूट में लिपटी लड़की। उसके सर पर एक पुरानी सी चुनरी थी जिससे उसने अपना आधा चेहरा ढक रखा था। उसके पैरों में टूटी हुई हवाई चप्पल थी जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। उसकी आंखें ज़मीन पर गड़ी थीं। उसका सारा शरीर कांप रहा था, जैसे कोई परिंदा तूफान से बचने के लिए किसी पेड़ की डाल पर आ बैठा हो। मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैंने राजवीर की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रही हूँ, ये क्या मजाक है? राजवीर ने एक गहरी सांस ली और बोले, अवनी, ये सिया है, मेरी बहन की बेटी। मैं चौंक गई। राजवीर की बहन?
हाँ, मुझे याद आया, राजवीर की एक बड़ी बहन थी जो गांव में रहती थी। कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई थी। मैं तो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई थी। मैंने राजवीर से कहा था, मुझे गांव की मिट्टी से एलर्जी है, तुम जाओ, मैं नहीं जा सकती। राजवीर ने आगे कहा, इसकी दादी जिसके पास ये अब तक रह रही थी, परसों उनकी भी मौत हो गई। ये अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। आज से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने राजवीर का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। दरवाज़ा बंद करते ही मैं फट पड़ी। राजवीर, क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है? आप ये गांव की गंवार लड़की मेरे आलीशान बंगले में ले आए और मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या सोचेंगे मेरे दोस्त? क्या कहेगी सोसाइटी कि अवनी मेहरा के घर में एक भिखारन रहती है? राजवीर की आंखें लाल हो गई। उन्होंने पहली बार मुझे ऐसी नज़रों से देखा। बोले, अवनी, ये मेरी बहन की निशानी है, मेरा खून है। मैं इसे दर दर की ठोकरें खाने नहीं छोड़ सकता। और हाँ, ये इसी घर में रहेगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। मेरा गुरूर उस दिन पहली बार चकनाचूर हुआ था। राजवीर ने पहली बार मेरी एक नहीं सुनी। और दोस्तों, उसी पल से उस मासूम सी लड़की के लिए मेरे दिल में नफ़रत के बीज बोए जा चुके थे। सिया को मैंने घर के सबसे आखिरी कोने में एक छोटा सा कमरा दिया। वो कमरा जो मैंने अपने नौकरों के लिए बनवाया था। एक छोटा सा बिस्तर, एक टूटी हुई अलमारी और एक खिड़की जिससे सिर्फ दीवार दिखती थी। मैंने राजवीर से कहा, ये गांव की लड़की है, इसे ज़्यादा सुख सुविधाएं देंगे तो ये बिगड़ जाएगी। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी आह भरी और चले गए। सिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने कुछ नहीं कहा, न शिकायत न आंसू, बस एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर थी। मेरी बेटी तन्वी जब कॉलेज से लौटी तो उसने सिया को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मॉम, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? मैंने तन्वी को सब बताया। तन्वी ने नाक भौं सिकोड़ ली। बोली, मॉम, ये तो हमारी सोसाइटी में हमारी बेइज्जती करवाएगी। मेरी सारी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी कि तन्वी मेहरा के घर में एक गांव की लड़की रहती है। मैंने तन्वी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा चिंता मत कर, ये हमारी सोसाइटी में दिखेगी ही नहीं। मैंने इसे घर के पिछले वाले कमरे में रखा है। और हाँ, अगर तेरी कोई फ्रेंड आए तो ये उसके सामने नहीं आएगी। तन्वी मुस्कुरा दी और अपने कमरे में चली गई। लेकिन सिया वो जैसे एक खामोश परछाई थी, न किसी से बात करती न किसी की तरफ देखती, बस अपने कमरे में बंद रहती। मैंने गौर किया कि वो रात को देर तक जागती थी। उसके कमरे की लाइट 12-1 बजे तक जलती रहती थी। एक रात मैं पानी पीने के बहाने उसके कमरे की तरफ गई। दरवाजे की झिर्री से अंदर झांका। सिया एक मोटी सी किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखें किताब पर गड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैं हंस पड़ी। मन ही मन सोचा, गांव की गंवार लड़की भी पढ़ने का नाटक करती है। मोटी मोटी किताबें देखकर इसे लगता है कि ये भी कुछ है। चल, इसे भी अपना शौक़ पूरा करने दूं। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे क्या पता था दोस्तों कि वो किताबें असल में क्या थी। कुछ दिन बाद मेरे दिमाग में एक शैतानी सोच आई। मैंने सोचा, ये लड़की मेरे घर में मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़े? मेरा घर कोई अनाथालय नहीं है, इसे काम करना होगा। हमारे घर में एक पुरानी मेड थी, सुमन काकी। वो 15 साल से हमारे यहाँ काम कर रही थी। मैंने उसे बहाना बनाकर निकाल दिया। कहा कि अब तुमसे काम नहीं होता। बेचारी सुमन काकी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैडम जी, मेरा बेटा बीमार है, उसकी दवाई के लिए मुझे ये नौकरी चाहिए, प्लीज़। मैंने एक तीखी नज़र उस पर डाली और कहा, सुमन, मुझे ड्रामा मत दिखा, चली जा यहाँ से। वो रोती हुई चली गई। मेरे दिल में जरा भी रहम नहीं था। फिर मैंने सिया को बुलाया। बोली, सिया, अब तुम्हें घर का सारा काम करना होगा। सुबह 5 बजे उठो, पूरे घर की सफाई करो, फिर सबके लिए नाश्ता बनाओ। दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, मुझे एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। मैं सोच रही थी कि अब ये रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, राजवीर से शिकायत करेगी और मैं इसी मौके की ताक में थी। मैं राजवीर से कहूँगी, देखो तुम्हारी ये भांजी कितनी नखरीली है, कुछ भी काम नहीं करना चाहती।
लेकिन सिया ने सिर्फ मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने धीमी आवाज़ में बस इतना कहा, जी मामी, बस इतना, और चली गई। मैं हैरान रह गई। अगले दिन से सिया रोज़ सुबह 5 बजे उठती, अकेले अकेले पूरे घर की सफाई करती, हर कोने को चमका देती, फिर रसोई में जाती और नाश्ता बनाती। और दोस्तों, मुझे कहना पड़ेगा, उसके हाथों में जादू था। राजवीर तो उसके खाने की तारीफ करते करते थकते नहीं थे। अरे सिया बेटी, तुम्हारे हाथ का खाना तो मेरी माँ के हाथ के खाने जैसा है, बहुत स्वाद है। ये सुनकर मेरे दिल में आग लग जाती। मैं जानबूझकर खाने में नुक्स निकालती। सब्जी में नमक कम है, दाल बहुत पतली है, रोटियां जली हुई हैं। सिया कुछ नहीं बोलती, बस सर झुकाकर सुन लेती। तन्वी तो उसे अपने पास से गुजरने भी नहीं देती थी। कहती, इससे गांव की बदबू आती है। मैं हंस पड़ती। हम माँ बेटी मिलकर उसका मजाक उड़ाती, उसके पुराने कपड़ों पर ताने मारती, उसके सादे चेहरे पर हंसती, और सिया वो सब चुपचाप सहती रहती। लेकिन रात को जब सब सो जाते तो वो किताबें पढ़ती। मैं कभी कभी उसके कमरे की तरफ चुपके से जाती और देखती। कभी वो इंग्लिश की किताब पढ़ रही होती, कभी कोई मोटी सी लॉ की किताब, कभी कोई और। मैं सोचती, पागल लड़की, अनपढ़ है, ये किताबें पढ़कर क्या करेगी, बस दिखावा है। मुझे क्या पता था दोस्तों कि वो लड़की दिखावा नहीं, अपना भविष्य लिख रही थी। उन्हीं दिनों एक नया तूफान आया। तन्वी एक शाम मेरे पास आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता थी। मॉम, मेरी सारी फ्रेंड्स विदेश ट्रिप पर जा रही हैं, मुझे भी जाना है, प्लीज़ परमिशन दे दो। मैंने कहा, बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पापा तुझे अकेले बाहर नहीं जाने देंगे। तन्वी रोने लगी। मॉम, अगर मैं नहीं गई तो मेरी पूरी इमेज खराब हो जाएगी, सब मुझे बच्ची समझेंगे। मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने राजवीर से बात की। राजवीर ने साफ मना कर दिया। अवनी, तन्वी अभी सिर्फ 19 साल की है, उसे अकेले बाहर भेजना ठीक नहीं। लेकिन तन्वी ने जिद पकड़ ली। मैंने राजवीर के पैर पकड़ लिए, बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया। राजवीर मान गए, लेकिन उन्होंने एक बात कही जो मेरे कानों में आज तक गूंजती है। अवनी, तुम्हारे प्यार ने तन्वी को बिगाड़ दिया है। एक दिन ये बात हम दोनों को बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तन्वी बहुत खुश हुई। उसने अपनी पैकिंग की और चली गई। लेकिन जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। तन्वी जब वापस आई तो वो तन्वी नहीं थी जो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो हर वक्त अपने कमरे में रहती, मुझसे बात भी ठीक से नहीं करती। मैंने कई बार पूछा, बेटा क्या हुआ? वो हर बार यही कहती, मॉम कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। मैं समझ नहीं पाई, मेरी हंसती खेलती बेटी अचानक इतनी चुप क्यों हो गई। मुझे क्या पता था कि उस ट्रिप पर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो मेरी पूरी ज़िंदगी हिला देगा। एक शाम की बात है, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी। सिया मेरी मेज़ साफ़ कर रही थी। सिया, ज़रा ध्यान से, तुम्हारे हाथ में कोई धूल भी रह गई तो मेरा सामान ख़राब हो जाएगा। सिया ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। मुझे उसकी मुस्कान पर बहुत गुस्सा आता था। मैंने ज़ोर से कहा, हंसने को कहा है तुझसे, चुपचाप काम कर। वो काम करती रही और तभी उसका हाथ जरा सा फिसला और मेरा सबसे महंगा शीशे का गुलदान जो मैंने इटली से मंगवाया था, जो 10 लाख रुपए का था, ज़मीन पर गिरकर 1000 टुकड़े हो गया। मेरा खून खोल उठा। मैं अपनी जगह से उठी और सिया के पास गई। उसके बाल खींचते हुए कहा, तू अंधी है क्या? देखकर नहीं चलती? जानती है ये गुलदान कितने का था? तेरी 7 पीढ़ियाँ मिलकर भी इसका हर्जाना नहीं भर सकती। सिया की आंखें आंसुओं से भर आई। वो मेरे पैरों में गिर गई। मामी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मेरे अंदर का गुरूर इतना बड़ा था कि मैंने उसकी एक नहीं सुनी। माफ़ करूँ तुझे? तुझ जैसी गांव की भिखारन को मैंने अपने घर में रखा, तुझे रोटी दी, छत दी, और तू मेरा घर बर्बाद कर रही है। तू मुझसे जलती है ना, क्योंकि मैं अमीर हूँ और तू गरीब है। तूने जानबूझकर मेरा गुलदान तोड़ा है। सिया रोती रही, पैरों पर गिरती रही, लेकिन मैंने उसे जलील किया, बहुत जलील किया। उसकी गरीबी का ऐसा मजाक उड़ाया कि वो रोती हुई
अपने कमरे में भागी। उस रात मैंने एक हल्की सी आहट सुनी। मैं चुपके से उसके कमरे की तरफ गई। दरवाजे की झिरी से देखा, सिया अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसके सामने एक पुरानी सी तस्वीर थी, शायद उसकी माँ की। वो उस तस्वीर से बातें कर रही थी। माँ, तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? तुम कहती थी ना कि बेटा, जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारना, हर मुसीबत के बाद सुख जरूर आता है। लेकिन माँ, अब और नहीं सहा जाता। ये लोग मुझे रोज़ मारते हैं अपनी बातों से। मेरे आंसू अब ख़त्म हो चुके हैं माँ। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि एक पल के लिए मेरा भी दिल पिघला, लेकिन फिर मेरा गुरूर वापस आ गया। मैं वहाँ से चली आई। मुझे नहीं पता था दोस्तों कि वो आंसू एक दिन मेरी बर्बादी का सबब बनेंगे। कुछ दिन बाद हमारे घर में खुशखबरी आई। मेरे बड़े भाई की बेटी की शादी थी और शादी बहुत बड़ी, बहुत आलीशान होने वाली थी। मैं तैयारियों में जुट गई। मैंने अपने और तन्वी के लिए डिजाइनर ड्रेसेस मंगवाई। हर ड्रेस लाखों की थी। और गहने, मैंने अपने सारे पुराने गहने निकाले। डायमंड का सेट, सोने का हार, कानों के झुमके, सब कुछ। मेरे पास एक खास लॉकर था जिसमें मैंने अपने सारे महंगे गहने रखे थे। उसमें एक डायमंड का सेट था जो 2 करोड़ का था, एक सोने का सेट जो 1 करोड़ का था, और कुछ सोने के सिक्के और बहुत सारा कैश। मैं अक्सर रात को अपना लॉकर खोलकर अपने गहनों को देखती। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती। घर में दिन भर फैशन डिजाइनर, ब्यूटिशियन और मेहमानों का आना जाना लगा रहता। मैं इतनी बिजी हो गई कि सिया का तो मुझे ख्याल भी नहीं रहा। बेचारी सिया दिन भर काम करती, सबके लिए चाय बनाती, खाना बनाती, सफाई करती। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन मैंने देखा कि सिया रसोई में काम कर रही थी और उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, शायद उसे बुखार था। मैंने उसे देखा और कहा, सिया, जल्दी कर, मेहमान आने वाले हैं। उसने सर हिलाया और काम में लग गई। राजवीर ने ये देखा। उन्होंने मुझसे कहा, अवनी, ये बच्ची बीमार लग रही है, इसे थोड़ा आराम करने दो। मैंने मुंह बनाया, आराम? मेरे यहाँ काम करना है तो आराम कैसा? ये कोई होटल नहीं है। राजवीर ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैं कोई पत्थर हूँ। फिर वो खुद रसोई में गए, सिया के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटी तू जा, आराम कर, बाकी काम मैं देख लूँगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो बस इतना बोली, मामा जी आप बहुत अच्छे हैं। मैं ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। राजवीर मेरी तरफ कभी इतना प्यार से नहीं देखते थे जितना सिया की तरफ देखते थे। मेरी नफ़रत और बढ़ गई। और फिर वो दिन आया जिसने मेरी ज़िंदगी पलट दी। शादी में बस 3 दिन बचे थे। तन्वी सुबह से अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी। राजवीर ऑफिस में थे। घर में सिर्फ मैं और सिया थे। सिया अपने काम में लगी थी। मैंने सोचा कि एक बार अपने सारे गहने देख लूं, शादी में पहनने हैं ना। मैं अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया, अपने लॉकर के पास गई, पासवर्ड डाला, दरवाज़ा खुला और जैसे ही मैंने अंदर देखा, मेरी सांस वहीं रुक गई। लॉकर बिल्कुल खाली था। न डायमंड का सेट, न सोने का हार, न झुमके, न सिक्के, न कैश, कुछ भी नहीं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं ज़ोर से चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने पागलों की तरह अपना पूरा कमरा छान मारा। अलमारी के सारे कपड़े बाहर फेंक दिए। बिस्तर के नीचे देखा, हर जगह देखा, लेकिन गहने कहीं नहीं थे। मेरे आंसू बहने लगे। मेरा सर घूमने लगा। मैं ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर सिया भागती हुई आई। मामी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे दिमाग में बिजली कौंध गई। ये लड़की, ये बाहर से आई है, ये गरीब है, इसे पता है मेरे लॉकर के बारे में, और कुछ दिन पहले मैंने इसे जलील किया था। ज़रूर इसी ने बदला लिया है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने सिया का हाथ झटक दिया। दूर हो जा मुझसे, चोरनी। तूने ही चुराए हैं ना मेरे गहने। तू ही है इस घर में बाहर से आई हुई। तेरे अलावा कोई और नहीं हो सकता। सिया के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मामी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं चुराया।
मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तो पागल हो चुकी थी। मेरे गुरूर का खून खोल रहा था। तेरी माँ की कसम का क्या भरोसा। तेरे जैसी लड़कियाँ गांव से आती हैं अमीर घरों में और मौका मिलते ही चोरी करके भाग जाती हैं। मुझे शुरू से ही तुझ पर शक था। सिया मेरे पैरों में गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी। मामी, मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाइए। मैं चोर नहीं हूँ, मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ, लेकिन ईमानदार हूँ। प्लीज़ मामी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मेरे अंदर का शैतान जाग चुका था। मैंने अपना फ़ोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दी। राजवीर को भी फ़ोन किया। उन्होंने सुना तो आसमान सर पर उठा लिया। अवनी, ये तुम क्या कर रही हो? बिना सबूत के तुम पुलिस को बुला रही हो। रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन रास्ते में राजवीर की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। शहर का सबसे बिजी रोड था। घंटों लग गए और इधर पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर ने मेरे कमरे में आकर सब कुछ देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैडम जी, आपको शक किस पर है? मैंने सिया की तरफ इशारा किया। इसी पर, ये मेरे पति की रिश्तेदार है, गांव से आई हैं, इसी ने चोरी की हैं। सिया ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भरकर इंस्पेक्टर से बोली, सर मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लेकिन मैंने इंस्पेक्टर से कहा, इसकी एक मत सुनिए, इसे ले जाइए, थाने में डाल दीजिए, इसे ऐसी सज़ा दीजिए कि ये पूरी ज़िंदगी याद रखे। इंस्पेक्टर ने अपने हवलदारों को इशारा किया। उन्होंने सिया के हाथों में हथकड़ी डाल दी। जब उसके हाथों में हथकड़ी पड़ी तो उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो जानती हो कि ये सब क्या हो रहा है। उसने बस इतना कहा, मामी, एक दिन आप मेरी सच्चाई जानेंगी और उस दिन आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगी। मैं हंस पड़ी। जा, ड्रामा करना बंद कर, पुलिस वालों को तेरा ड्रामा अच्छे से समझाएगी। वो रोती हुई पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। जब गाड़ी निकली तो मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे लगा जैसे मैंने एक जंग जीत ली है। मैंने अपनी बेटी के घर से एक चोरनी को निकाल फेंका। मुझे क्या पता था दोस्तों कि असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। मैं अभी अपने कमरे को ठीक कर ही रही थी कि मेन गेट की बेल बजी। मैंने सोचा राजवीर आ गए शायद, लेकिन दरवाज़ा खोला तो सामने तन्वी थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसके माथे पर पसीना था, उसकी आंखें लाल थीं। बेटा, क्या हुआ? तू ठीक है? तन्वी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस इतना कहा, मॉम, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ। वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान रह गई। सुबह तो वो खुश खुश गई थी, फिर अचानक क्या हो गया? थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि उसका हाल पूछ लूँ। उसके कमरे में गई। तन्वी बाथरूम में थी। पानी की आवाज़ आ रही थी। मैं उसके बिस्तर पर बैठ गई और तभी मेरी नज़र उसके हैंडबैग पर पड़ी। उसमें से एक कागज़ का टुकड़ा बाहर निकल रहा था। मैंने सोचा कोई शॉपिंग बिल होगा। मैंने धीरे से वो कागज़ निकाला और जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कोई शॉपिंग बिल नहीं था, ये एक सुनार की रसीद थी और उस पर लिखे थे मेरा डायमंड सेट, मेरा सोने का हार, सोने के सिक्के, सब कुछ। और बेचने वाले की जगह लिखा था तन्वी मेहरा। उसी की हस्ताक्षर, उसी का फ़ोन नंबर, आज ही की तारीख। मेरी रूह कांप गई। मेरी अपनी बेटी ने मेरे गहने चुराए थे और मैंने एक मासूम लड़की पर इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी तन्वी बाथरूम से बाहर आए। मुझे रोते हुए देखकर वो डर गई। मॉम, क्या हुआ? मैंने वो रसीद उसके सामने फेंकी। ये क्या है तन्वी? ये क्या है? बता मुझे, क्या तूने ये सब किया है? तन्वी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो मेरे पैरों में गिर गई। मॉम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा खून जल उठा। मैंने एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा। बता मुझे, सच क्या है? पूरी बात बता। एक भी झूठ बोला तो मेरे जैसी कोई बुरी माँ नहीं होगी। तन्वी फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। मॉम, जब मैं ट्रिप पर गई थी, वहाँ मेरी एक दोस्त थी विनीता। उसके साथ एक लड़का था विनय। मैं उसे जानती थी, हम सब एक ही कॉलेज में थे। एक दिन उसने मुझे प्रपोज़ किया।
मैंने उसका मजाक उड़ाया, सबके सामने उसे जलील किया। रात को पार्टी में मैं डांस कर रही थी, थक गई थी। विनय आया, बोला सॉरी यार, मैंने तुम्हें गलत समझा, चलो जूस पिलाता हूँ। मैंने उसके हाथ से जूस पी लिया, लेकिन मोम उस जूस में कुछ था। मुझे चक्कर आने लगे। उसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ, लेकिन वो मुझे अपने रूम में ले गया। मेरी कुछ गलत फ़ोटोज़ खींच ली उसने अपने फ़ोन से। जब मुझे सुबह होश आया तो मैं उसके बिस्तर पर थी। मेरे कपड़े, मोम, मैं किसी को नहीं बता सकती थी। मैं किसी को क्या मुंह दिखाती। घर वापस आई तो कुछ दिन बाद मुझे मैसेज आया। उसने मेरी फ़ोटोज़ भेजी और कहा अगर ये फ़ोटोज़ वायरल नहीं करवानी हैं तो 1 करोड़ रुपए दे, नहीं तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। मॉम, मैं डर गई थी। मैं आपको कैसे बताती। आपने तो मुझे इतना भोला बना कर रखा था कि मैं ज़िंदगी की कड़वाहट जानती ही नहीं थी। और 1 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लाती। मैंने एक दिन देखा कि आप अपने लॉकर से गहने निकाल कर देख रही हैं। मेरे दिमाग में आया कि बस यही एक रास्ता है। आज सुबह जब आप ड्राइंग रूम में थी तो मैंने आपके लॉकर का पासवर्ड देख लिया। पहले मैंने आपका इस्तेमाल किया है ये पासवर्ड। मैंने सारे गहने निकाले और उन्हें बेचने चली गई, लेकिन सुनार ने रसीद मांगी। मैंने उससे कहा कि ये मेरी माँ के हैं। उसने कहा बिना रसीद नहीं खरीदूँगा। फिर मैंने उसे मनाया कि वो खरीद ले, थोड़े कम पैसे दे दे। उसने एक नकली रसीद बनाकर मुझे दी और कहा कि कल आना, पैसे देगा। मैं वो रसीद लेकर घर आई। मॉम, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। तन्वी रोती रही, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी अपनी बेटी, जिसे मैंने इतने प्यार से पाला, इतनी अमीरी में पाला, आज एक चोरी पर उतर आई और मैंने अपनी बेटी की चोरी का इल्ज़ाम एक मासूम अनाथ लड़की पर लगा दिया। मेरी आंखों के सामने सिया का चेहरा घूमने लगा। उसकी आंखों के आंसू, उसकी मासूम मिन्नतें, उसकी आखिरी बात, मामी एक दिन आप मेरी सच्चाई जानेंगी। मेरी रूह कांप गई। मैं क्या कर बैठी थी। मैंने तन्वी से कहा तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रह, मैं अभी आ रही हूँ। मैंने अपनी कार की चाबी उठाई और थाने की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर मैं रोती रही। दौड़ती गाड़ी में मेरे आंसू बह रहे थे। मैं भगवान से माफ़ी मांग रही थी। भगवान, प्लीज़ उस लड़की को कुछ ना हो। मेरे गुरूर ने एक मासूम के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं उसे वापस ले आऊँगी। मैं उसके पैरों में गिर जाऊँगी। रात होने को आ गई थी। मेरी कार थाने के सामने रुकी। मैंने कांपते हाथों से कार का दरवाज़ा खोला और थाने के अंदर भागी। मुझे क्या पता था दोस्तों कि अंदर जो सीन मैं देखने वाली थी वो मेरे पूरे जीवन का सबसे बड़ा झटका होगा। मैं थाने के अंदर पहुंची। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मैं बेचैन थी। मैंने एक हवलदार से पूछा वो इंस्पेक्टर कहाँ हैं जो कुछ देर पहले मेरे घर से उस लड़की को लेकर आए थे। हवलदार ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं भागती हुई उस दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खोला और अंदर देखा, और जैसे ही मैंने अंदर का नज़ारा देखा मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। मेरी ज़बान को जैसे सांप सूंघ गया। सामने जो सीन था वो मेरी कल्पना से भी परे था। इंस्पेक्टर की कुर्सी पर वही इंस्पेक्टर था, लेकिन वो खड़ा था, सर झुकाए, हाथ बांधे, और इंस्पेक्टर की कुर्सी के पास एक बड़ी सी मेज के पीछे बैठी थी सिया। लेकिन ये वो सिया नहीं थी जिसे मैं जानती थी। ये सिया पुलिस की वर्दी में थी। उसके कंधों पर स्टार्स थे, कंधों पर 3 स्टार, जो एसपी सीनियर पुलिस ऑफिसर का प्रतीक है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। उसके बाल अब बिल्कुल बंधे हुए थे। पीछे की तरफ उसका चेहरा, जो हमेशा झुका रहता था, अब बिल्कुल सीधा था। और सबसे बड़ी बात, थाने का पूरा स्टाफ उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। मेरी ज़बान बंद हो गई। मैं हिल नहीं पा रही थी। ये कैसे हो सकता है। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक गई। पलट कर देखा, राजवीर ट्रैफिक से निकलकर अब पहुँचे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक अजीब सा गर्व भी था। उन्होंने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, अवनी, अब तुम सच जान चुकी हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच क्या है। मैंने कांपते हुए पूछा, राजवीर, ये
ये सब क्या है? ये सिया, ये पुलिस वर्दी में? राजवीर ने एक गहरी सांस ली। अवनी, तुम्हें याद है मेरी बहन का देहांत हो गया था कुछ साल पहले। सिया तब बहुत छोटी थी। मेरी बहन के जाने के बाद सिया अपनी दादी के पास गांव में रहने लगी। मैं हर महीने पैसे भेजता था ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। और सिया वो बचपन से ही बहुत होशियार थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी दादी कहती थी, राजवीर, ये बच्ची एक दिन कुछ बहुत बड़ा करेगी। सिया ने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। गांव में बिजली नहीं होती थी तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ती थी। उसने अपने दम पर ग्रेजुएशन किया। फिर उसने डिसाइड किया कि वो आईपीएस ऑफिसर बनेगी। जब उसकी दादी का भी देहांत हो गया तब उसके पास कोई नहीं था। मैं उसे अपने साथ ले आया। लेकिन अवनी, मुझे पता था कि तुम उसे अपने घर में नहीं रखना चाहोगी। तुम्हें गरीब लोग पसंद नहीं हैं। मैं जानता था कि तुम उसका मजाक उड़ाओगी, उसे जलील करोगी। लेकिन सिया ने मुझसे कहा, मामा जी, मैं ये सब सहूँगी। मुझे एक मौका चाहिए। मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। यूपीएससी की तैयारी करनी है मुझे। बस मुझे एक छत और कुछ किताबें चाहिए और कुछ नहीं। मैंने हाँ कह दी। मैंने उसे सब कुछ प्रोवाइड किया। उसकी कोचिंग की फ़ीस मैं भरता था, उसकी किताबें मैं लाता था। तुम्हें कभी पता नहीं चला। और सिया, उसने दिन रात मेहनत की। दिन भर तुम्हारे ताने सुनती, तुम्हारे काम करती। और रात को जब सब सो जाते तो वो यूपीएससी की तैयारी करती। 4-4 घंटे की नींद लेती थी। पिछले साल उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और अवनी, उसने पूरे इंडिया में 12वीं रैंक पाई। 12वीं रैंक पूरे देश में। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे आंसू बहने लगे। राजवीर ने आगे कहा, उसकी ट्रेनिंग हो गई। पिछले महीने वो आईपीएस ऑफिसर बन गई। उसकी पोस्टिंग इसी शहर में हुई। लेकिन उसने मुझसे कहा, मामा जी, मैं अभी आपके घर में जो हूँ वही रहूँगी। मुझे मामी को नहीं बताना है। जब वक्त आएगा सच खुद सामने आ जाएगा। और आज वो वक्त आ गया है अवनी। आज सिया ने तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आज वो तुम्हारी बेटी की जान बचाने वाली है। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मेरा सर घूम रहा था। जिस लड़की को मैंने इतना जलील किया, इतना अपमानित किया, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उसे जेल भिजवाया, वो लड़की एक आईपीएस ऑफिसर थी। पूरे देश की 12वीं रैंक मेरे ही घर में, मेरी ही नाक के नीचे। और मैं अंधी थी अपने गुरूर में, अपने अहंकार में, अपनी दौलत में। सिया अपनी कुर्सी से उठी, धीरे धीरे मेरे पास आई। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदले की भावना नहीं थी, बस एक मुस्कान थी। वो मेरे पास झुकी, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उठाया। मामी, प्लीज़ मेरे लिए इस तरह ज़मीन पर मत बैठिए, उठिए। मैं रो पड़ी, उसके पैरों में गिर गई। सिया बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैं तेरी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। सिया ने मुझे उठाया, अपने सीने से लगा लिया। मामी, आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ कभी गुनहगार नहीं होती, बस उन्हें कभी कभी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी सज़ा है। आप अपने आप को मत कोसिए। मेरे आंसू बहते रहे। लेकिन सिया, मैंने तुझे इतना सताया, तू कैसे माफ़ कर सकती है मुझे? सिया मुस्कुराई। मामी, मेरी माँ ने मुझे बचपन से एक बात सिखाई थी। वो कहती थी, बेटा, इंसान में खुदा होता है। अगर तू किसी की बुराई का बदला बुराई से लेगी तो तू उससे बेहतर नहीं रहेगी। माफ़ करना सीख। माफ़ करना सबसे बड़ी ताकत है। मामी, मैंने आपको पहले ही माफ़ कर दिया था। उस दिन भी जब आपने मुझे जेल भेजा, मैंने आपको माफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था एक दिन सच सामने आएगा। मैं उसके सीने से लगकर रोती रही। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को संभाला। मैंने सिया से कहा, बेटा, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी बेटी तन्वी, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। सिया का चेहरा सीरियस हो गया। वो इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ मामी? तन्वी को क्या हुआ? मैंने उसे पूरी बात बताई। तन्वी की ट्रिप, विनय का ड्रग देना, गलत फ़ोटोज़, ब्लैकमेल और चोरी। सिया की आंखों में आग लग गई, लेकिन वो ठंडी आग थी, इंसाफ की आग। मामी, चिंता मत कीजिए। उस विनय को मैं
ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो ज़िंदगी में किसी और लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने तुरंत अपनी टीम को ऑर्डर दिए। तन्वी के फ़ोन का नंबर लिया, उस अनजान नंबर की ट्रैकिंग शुरू की। रात भर सिया ने मेहनत की। अगले दिन तक पता चल गया कि विनय कहाँ छुपा है। सिया खुद अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँची। विनय एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की। ऑफिसर, हम लोग बहुत बड़े लोग हैं, आप जानते हैं हम कौन हैं? सिया मुस्कुराई, बोली, जी हाँ, मैं जानती हूँ आप कौन हैं, और मैं भी जानती हूँ मैं कौन हूँ। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और मेरे लिए कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे आप करोड़पति हो या भिखारी। विनय का फ़ोन जब्त किया गया। उसमें से दर्जनों लड़कियों की गलत फ़ोटोज़ मिली। पता चला कि वो 1 सालों से ये काम कर रहा था। कई लड़कियों को उसने ड्रग देकर ब्लैकमेल किया था। उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाप की सारी सिफारिशें धरी की धरी रह गई। सिया ने उसे ऐसा केस बनाया कि उसे 20 साल की सज़ा हुई। जब तन्वी को ये पता चला तो वो सिया के पैरों में गिर गई। दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपको कितना जलील किया मैंने, और आज आपने मेरी जान बचाई। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सिया ने तन्वी को उठाया, उसे गले लगाया। तन्वी, तू मेरी छोटी बहन है, बहन से कोई माफ़ी नहीं मांगता। चल, अब आगे की ज़िंदगी में तू एक नई शुरुआत कर, पढ़ाई पर ध्यान दे, एक मजबूत लड़की बन, और हाँ, हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में दौलत से ज़्यादा कुछ होता है। तन्वी के आंसू नहीं रुक रहे थे। उस दिन के बाद हमारे घर में सब कुछ बदल गया। मैं बदल गई। मेरा वो गुरूर, वो अहंकार, वो दौलत का घमंड सब बिखर गया। अब मैं हर इंसान को इंसान समझती हूँ, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो शहरी हो या गांव वाला, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। सिया ने हमारा घर छोड़ दिया। वो अब अपने ऑफिशियल क्वार्टर में रहती है, लेकिन हर रविवार को वो हमारे घर ज़रूर आती है। जब वो आती है तो मैं खुद उसके लिए खाना बनाती हूँ। उसके सबसे प्रिय व्यंजन। राजवीर मुझ पर गर्व करते हैं। अब कहते हैं, अवनी, तू वो अवनी नहीं रही जो पहले थी, तू एक नई इंसान बन गई है। मैंने अपनी सहेली नैना को फ़ोन करके माफ़ी मांगी थी। उसकी जो छोटी सी सेल थी, मैं वहाँ गई थी और मैंने वहाँ देखा कितनी ही ज़रूरतमंद औरतें थीं, कितनी ही माएँ अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही थी। मैंने वहाँ एक एनजीओ शुरू किया अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए। उसका नाम रखा सिया फाउंडेशन। जब मैंने उद्घाटन के दिन सिया से कहा, बेटा ये तेरे नाम पर है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मामी, ये नाम मेरा नहीं है, ये नाम हर उस अनाथ बच्ची का है जो आज पढ़ना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। आज हमारे एनजीओ से सैकड़ों लड़कियां पढ़ रही हैं। हर साल कई लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। और मेरी बेटी तन्वी, वो भी बदल गई। उसने लॉ की पढ़ाई की। आज वो एक वकील हैं और सबसे ज़्यादा वो उन गरीब औरतों के केस लड़ती हैं जिनके पास वकील की फ़ीस नहीं होती। दोस्तों, आज जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरे पूरे शरीर में कांप उठती हैं। अगर उस दिन तन्वी की रसीद मेरे हाथ ना लगी होती, अगर सच कभी सामने ना आता, सिया जेल में रहती, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और मैं पूरी ज़िंदगी एक झूठ के साथ जीती। लेकिन भगवान बहुत बड़ा है, उसने सच को सामने ला दिया। मुझे आज एक बात समझ आई दोस्तों, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। दौलत आ जा सकती है, लेकिन इंसानियत हमेशा रहती है। किसी को उसकी गरीबी से मत आंको, क्योंकि कभी कभी मिट्टी में भी हीरा छुपा होता है। सिया एक हीरा थी और मैं अपने गुरूर में अंधी थी कि उस हीरे को कूड़ा समझ बैठी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वक्त रहते मेरी आंखें खुल गई। दोस्तों, ये थी अवनी और सिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जो आपके दरवाजे पर भिखारी की तरह खड़ा है, कल वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, किसी के पुराने कपड़ों पर मत हंसो, किसी के सादे चेहरे को कमजोरी मत समझो, क्योंकि भगवान कभी कभी बहुत बड़े फरिश्ते
बहुत साधारण रूप में हमारे पास भेजते हैं और हम अपने गुरूर में उन्हें पहचान नहीं पाते। अवनी ने अपनी गलती समझी, अपने आप को बदला और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उम्मीद है ये कहानी आपको भी कुछ सिखाएगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमारे चैनल असरदार हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली भावनात्मक कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा कोई इंसान आया जिसे आपने पहले गलत समझा और बाद में वो आपकी ज़िंदगी का हीरा बन गया? हमारी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये ज़िंदगी के सबक हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, इंसान को इंसान समझिए और याद रखिए, दिल की दौलत ही असली दौलत है। धन्यवाद दोस्तों।